तो भाई स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट। और मतलब भाई की तबीयत जो है वो ख़राब है, सर्दी हुई है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि मुद्दा जो है बहुत बड़ा है। मतलब जो फुनसुक अपने सोनम जो है उनका शूट कर रहे हैं और उनको जिस तरीके से डिटेन किया गया है, तो इसलिए क्योंकि एक सेक्शन हमें देखने को मिलता है कि भाई वो एंटी नेशनल है, एक सेक्शन देखने को मिलता है कि वो एक्टिविस्ट है, बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, उनको जिस तरीके से सरकार ट्रीट कर रही है बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए ये मुद्दे पर बात करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने भाई को बोला यार शूट करते हैं, और तबीयत ख़राब रहने के बाद भी बोले कि हाँ चलो करते हैं, क्योंकि भाई के साथ इतना कंफर्टेबल रहता हूँ मैं, क्योंकि जो एक रिसर्च होती है वो इतनी डीप होती है और इतनी सटीक होती है कि सब कुछ सामने आ जाता है। इसलिए पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई जब हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी, तो हमें देखने को मिलता है कि इनकी स्टार्टिंग से मतलब काफ़ी समय से इनकी प्रोटेस्ट जो है वो चल रही है, और मोस्टली इनकी 4 डिमांड देखने को मिलती है। एक तो है कि भाई लद्दाख जो है उसको स्टेटहुड दिया जाए, दूसरा हमें देखने को मिलता है कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को डाला जाए, एंड देन उसके बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इंक्लूड उसमें किया जाए, एंड देन फाइनल देखने को मिलता है कि लोकसभा में सीट जो है वो मतलब लेह और कारगिल जो है वो सीट्स मिलनी चाहिए। अब ऐसे सिनारियो में जो क्वेश्चंस है वो टेक्निकलिटी को लेकर भी काफ़ी अराइज होते हैं। जैसे कि अगर हम 6 शेड्यूल में दे देते हैं तो 6 शेड्यूल का बोला जाता है कि भाई वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सिर्फ उनके लिए लाया गया था। देन उसके बाद अगर इंक्लूड कर भी देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा स्टेट जहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी को अगर 6 शेड्यूल दिया जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एंड देन उसके बाद जो काउंसिल रहेगी, क्योंकि 6 शेड्यूल में एंटर अगर हो जाता है कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो एक काउंसिल उनको मिल जाती है, ऑटोनॉमस काउंसिल। और काउंसिल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब गवर्निंग जो होती है वो काउंसिल के द्वारा ही की जाती है। तो जो भी चीज़ें रहेगी, लैंड से रिलेटेड हो जाए, फाइनेंस से रिलेटेड हो जाए, क्योंकि लैंड अगर अंडर में आ जाती है काउंसिल के, तो लैंड किसको देनी है किसको नहीं देनी है वो भी काउंसिल डिसाइड करेगी। तो ऐसे सिनारियो में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। एंड देन उसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब संशोधन ही करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लाया गया था। अब अगर वो यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाएगा। अब उसका एक दूसरा आता है कि स्टेटहुड दे दो ना, फिर स्टेटहुड की बात हो रही है, लेकिन उसमें और क्वेश्चन अराइज होते हैं कि 3 लाख की पॉपुलेशन है टोटल लद्दाख में, तो इतना बड़ा जो एरिया है वहाँ 3 लाख की पॉपुलेशन कैसे मैनेज करेगी रेवेन्यू डेवलप, क्योंकि स्टेट मतलब मजाक नहीं है। स्टेट का ऐसा होता है कि आपको फिर रेवेन्यू डेवलप करना है, आपको आपके लोग जो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना है, आपके लोगों को आपको सही तरीके से जो चीज़ें सैलरीज वैलरीज जो होती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की वो वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अब ऐसे सिनारियों में जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे वहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जो पहले शांतिपूर्ण चल रहे थे वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। और उसी के बाद हमें देखने को मिल रहा है अभी कि वहाँ पर जो लीड कर रहे थे सोनम जी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। और डिटेन भी कर लिया जाता है इस तरीके से कि एकदम मतलब जो सेक्शन है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है वो एकदम एंटी नेशनल उनको बोल रहा है। तो ये पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, जब हम पहली बार जब हम देखते हैं इस चीज़ को, फर्स्ट इंस्टेंस जब हम हेडलाइंस वगैरह पढ़ते हैं, तो उस समय तो एग्जैजरेशन लग रहा है कि एनएसए लगा देना और डिटेन कर देना। हाँ, डिटेन करना हो सकता है कि किसी रीज़न के कारण आप सिक्योरिटी रीजंस के कारण आपने उनको डिटेन कर दिया, लेकिन एनएसए के एक्ट के अंदर उनको डिटेन किया गया। और जिस तरह से उनकी वाइफ के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमें उनके तरफ का जो एक्सेस है उनसे बात करने को वगैरह नहीं मिल रहा है, तो एट फर्स्ट इंस्टेंस अगर हमें लगता है तो वो तो थोड़ा एग्जैजरेशन लगता है। लेकिन जब हम थोड़ा सा भी ज़्यादा डीप भी नहीं जा रहे, जब हम देखते हैं रेफरेंस अरब स्प्रिंग को रेफरेंस किया जा रहा है, जो एक 6 देश थे अरब एरिया में, वहाँ पे एक मूवमेंट हुई थी, और उसके साथ कंपैरेटिवली एलिजेडली ऐसा कहा जाता है कि जो सोनम जी है इन्होंने वो इसके बारे में कहा गया था कि हम इसी तरीके की कुछ मूवमेंट हमें हमारे देश में भी या फिर भारत में भी लानी पड़ेगी, या उसके रेफरेंसेस लिए गए थे। तो आप सबसे पहले देखिए कि वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स थी वो एक ही, फॉर एग्जांपल गद्दाफी 30-40 साल से और आयरन हैंड से रूल कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा भी डिसेंट वहाँ पे अलाउड नहीं था। और दूसरे भी जो इजिप्ट वगैरह भी थे वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ चल रहा था कि बहुत सालों से जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेटिक सेटअप से उनका जो इस्टेब्लिशमेंट उन गवर्नमेंट का नहीं हुआ था। अब बेसिकली इसके साथ में पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक लगता है
दूसरी इन सारी मूवमेंट्स में एक यूएस का हैंड काफ़ी डीपली देखने को पर ये जो वीडियोस हैं उनके कि वो मतलब प्रोटेस्ट के लिए लोगों को उत्साह रहे हैं, ये सब तो मॉफ्ड वीडियो ऐसे काफ़ी लोग बोल रहे हैं। अभी जो मॉफ्ड वीडियो का एक मैंने भी देखा था, उसमें बोला गया था कि उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम चाइना को रोकेंगे नहीं, उन्होंने किसी पोइट को या फिर सॉरी उन्होंने किसी कॉमेडियन को उन्होंने कोट किया था। भाई कोट तो मोहम्मद इकबाल को जिन्ना ने भी शुरुआत में किया था। जो पाकिस्तान का आइडिया सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने पोएम से दिया था, ही वॉज जस्ट अ पोएट, और उनको कोट करते गए फिर ये लोग जाते जाते फिर पाकिस्तान बना। तो बहुत सारे लोग बोलते कि वो बस कॉशन कर रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ा एक ही पोइट ने बोला है, ये सॉरी एक ही कॉमेडियन ने बोला है। एक लार्जली सेंटिमेंट नहीं था, वो लार्ज सेंटिमेंट नहीं था। हो सकता है वो कॉमेडियन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुआ किया था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे कि ही वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग लोगों को या फिर गवर्नमेंट को कि अगर आप नहीं कहोगे तो ये डीपली रेजोनेटिंग सेंटिमेंट हो सकता है। नहीं, लेकिन इसमें ना ये जो ठीक है, मतलब एक होता है कि हम जो ब्लैकमेल भी करते हैं किसी को, तो इस तरीके से कर सकते हैं, धमकी भी देते हैं तो इस तरीके से देते हैं कि देखो अगर नहीं किया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, देखो अगर नहीं किया तो हो सकता है कि प्रोटेस्ट जो है वॉलेंट हो जाए। लेकिन जिस तरीके का ये जो सेंटिमेंट एक रेस किया जा रहा था वो था सिक्योरिटी को ही थ्रेट, कि अगर चाइनीज़ वाले आए, चाइना वाले आए, मतलब ये है कि किसी और देश के लोग आकर हम पर अगर हमला भी करना चाहे तो हम नहीं रोकेंगे। और ये चीज़ हो सकती है, ऐसी सेंटिमेंट्स हो रहे हैं, इसको बैक्ड भी करना मतलब ये ऐसा, मतलब अगर वो मतलब ऑब्वियसली जिस तरीके से उनको ये किया जाता है कि बहुत बड़े एक्टिविस्ट है और देश के प्रति उनका बहुत ज़्यादा मन में ये है, तो उस हिसाब से उनको उस चीज़ को खारिज कर देना चाहिए था डायरेक्ट कि ऐसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। भले ही आप कुछ भी करो, मरते दम तक हम छाती तान के खड़े रहेंगे, कोई बाहर देश वाला जो है वो हम पर आकर रूल नहीं कर सकता है, हम पर आकर धमकी नहीं दे सकता है। ये चीज़ एक्सपेक्ट की जानी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। तो इस चीज़ को एंडोर्स करना कि हाँ देखो सेंटिमेंट इस तरीके के हो रहे हैं, ये एक तरीके से एक इमैच्योर स्टेटमेंट जो है वो उनकी तरफ से आया। या मेरा बोलने का वही था कि लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी अचानक से सपोर्ट जो कर रहे हैं, मतलब आज तक के वो 5 साल से वहाँ पे बैठे हुए, उतने सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इतना कोई वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। बोलते हैं कि गोदी मीडिया उनको कवर नहीं करे, तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी तो मीडिया हो। माय पॉइंट इज कि इसको ऐसे बताया जा रहा है कि ये कॉशन है, बट अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो कॉशन नहीं, इट इज वो इसको वार्निंग की तरह यूज कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम चाइना की गोद में जाके बैठ सकते हैं। इसको आप इस तरीके से इन्फर कर सकते हो, जैसे नेपाल करता था बहुत समय पहले, मतलब हमारे साथ और चाइना के साथ वो थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग उसका चलते रहता था। ठीक है, आप नहीं होगे तो हम चाइना के पास चले जाएंगे। तो बेसिकली सेम तरीका यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और दूसरी बात, आप एक चीज़ देखिए कि वहाँ पे एक जगह पे वो बोलते हैं कि जॉब्स नहीं आ रही है, गवर्नमेंट ने जो जॉब्स प्रॉमिस की थी वो जॉब्स नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम लॉजिकली भी देखें कि जब से ये न्यू गवर्नमेंट बनी है तो इनकी जो 70 इयर्स पुरानी जो डिमांड थी कि हमें एटलीस्ट आप यूनियन टेरिटरी दे दो, और उनका लॉन्ग, ये कुछ ऐसा नहीं है कि 10-12 साल पहले की बात है, 1949 से वो खुद के लिए कुछ एक सेल्फ गवर्नमेंट टाइप का देश के अंदर ही कुछ चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि हम थोड़ा डिफरेंट लोग हैं। तो बेसिकली उनको सबसे पहले यूनियन टेरिटरी भी दिस न्यू गवर्नमेंट के अंडर मिला। उसके बाद में जो हाई लेवल की कमिटीज़ बैठी है, जैसा ध्रुव राठी वीडियो में क्लेम कर रहा है बार बार कि इनकी इतना हुआ, सत्याग्रह हुआ, ये हुआ, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने सुनी नहीं। हर बार एक कमेटी बनी है, और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि जितने लोग उनके साथ वहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं उससे ज़्यादा लोग तो उनसे परेशान भी हो गए, क्योंकि जो प्लास्टिक का वेस्टेज वगैरह जो उन्होंने आई स्तूपास बनाए थे, तो वो इतने मिसमैनेज स्ट्रक्चर्स है, ऐसे कहा जाता है कि उसका जो प्लास्टिक वगैरह उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया। मतलब आप एक जगह पे आप कह रहे हो कि एनवायरनमेंट की बात, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है अंडर मोदी गवर्नमेंट, रोड्स बने हैं और जो ब्रिजेस बने, तो इसमें लोकल वर्कर्स ही एम्प्लॉय हुए होंगे। तो एटलीस्ट जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स वगैरह होते वो तो लोकल लेवल के ही होते। तो अब ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट किसकी मिली होगी? इनकी मिली होगी। जो ध्रुव राठी ने दिया है उसी में लिखा हुआ है आगे कि हम विमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे ट्राइबल्स को। तो ऑलमोस्ट 80% रिजर्वेशन ट्राइबल्स को मिला हुआ है। मतलब नॉन रिजर्व सीट्स अभी सिर्फ 5% है, और पब्लिक सर्विस कमीशन भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। विमेन की रिजर्वेशन वहाँ पे हो चुकी है।
उसके बाद में जो भोटी जो लैंग्वेज है वहाँ की, उस लैंग्वेज के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम देखें कि 1940s में हमारे यहाँ पे ऑगस्ट ऑफर आया, फिर क्रिप्स आया, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया, तो धीरे धीरे करके वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिमांड थी वो 1946 में जाके पूरी हुई थी। वो भी ऐसा एक यूनियन टेरिटरी जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इशू जो है वो भी बहुत बड़ा आ जाता है, क्योंकि अगर ऐसा है कि सडनली अगर हम स्टेटहुड जो है वो अभी डायरेक्टली स्टेटहुड प्रोवाइड कर दिए और वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी चल रही होगी और सरकार जो है वो रेवेन्यू उतना जनरेट ना कर पाए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर बनेगी वहाँ पर, सरकार अगर रेवेन्यू जनरेट ना कर पाए तो अगेन वो जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ऐसी ख़राब हालत का फ़ायदा जो है वो चाइना उठा सकता है, इधर साइड से पाकिस्तान उठा सकता है। ऑलरेडी पानी की जो समस्या चल रही है तो उसका जो फ़ायदा है अगेन चाइना के द्वारा लिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो चाइना अक्साई चीन में कर रहा है, जितना अग्रेसिवली कर रहा है, वो अगर हम शॉर्टफॉल वहाँ पर गिर जाते हैं, हम अगर हमारी तरफ से काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ना, क्योंकि अगर हमको कोई रोड बनाना है तो गवर्निंग काउंसिल से पूछो, लेजिस्लेचर से पूछो, ये सारी बातें वहाँ पर आ जाएगी। और ये अगर आता है तो डेवलपमेंट में अगर हम नीचे रह जाते हैं तो चाइना को तो मौका मिल जाएगा सीधा, उसको घुसने में तो कुछ लगेगा नहीं। वन पार्टी सिस्टम है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, उनकी बातें बाहर निकालने वाला नहीं है। और यहाँ पर फिर क्या होगा, यही जो अभी ऊपर उछल के बोमल रहे हैं कि ये ऐसा वैसा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये बोलेंगे सरेंडर सरेंडर सरेंडर। राइट एग्जैक्टली। जो सक्सगान वैली जो है अक्साई चीन में, कांग्रेस पार्टी ने दिया था 1963 में, तो वहाँ पे चाइना ने पहले ही सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी गई है। कहा ऐसे जाता है कि 30 सेंटीमीटर वो सेमीकंडक्टर चिप बनाना, सिर्फ 30 सेंटीमीटर का, उसमें 10,000 लीटर ऑफ क्लीन वाटर लगता है। क्लीन वाटर अभी चाइना की जो रिवर्स है बहुत सारी पोल्यूट हो चुकी है, और अगर उनको क्लीन करने जाए तो उनको बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेन आएगा। तो उन्होंने सोचा कि जो 250 ग्लेशियर्स है ये सक्सगान वैली अक्साई चीन में, आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन दिस, 250 ग्लेशियर्स वहाँ पे है। मतलब एक बहुत बड़ा सोर्स क्लीन वाटर का चाइना के हाथ लग चुका है। चाइना मूर्ख तो होगा नहीं कि अक्साई चीन, क्योंकि हमारे ही देश में कुछ बड़े बड़े लीडर्स ने उस समय कहा था कि वैसे भी तो बंजर धरती है वो, उसको दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है। नेहरू जी ने ही कहा था। तो वही जमीन में चाइना ने देखा था कि यहाँ पे तो ग्लेशियर्स है और आगे जाके ये तो हमारे काम में आने वाले पानी के, तो उन्होंने उस तरीके से उसको लिया हुआ है। और वहाँ पे नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट हो चुकी है। वहाँ पे माइनिंग हो रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे चाइना की ही कंपनीज जो है वहाँ पे काम कर रही है, जिसमें 50 ट्रांस-काराकोरम रेंज जो है वहीं पे, या वहीं पे 50, ये जो सक्सगान वैली है यहाँ पे 50 to 60% जो कंपनीज में उनके चाइना के सीक्रेट एजेंसी के लोग से बनी हुई कंपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम थोड़ा बहुत उन्होंने स्टार्ट कर भी दिया है। तो आप इस बात को सोचो, ये जो आप भी समझते हो इकोलॉजी और ये जो एनवायरनमेंट है, ये कोई एक पार्ट में पेड़ लगाने से आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये इंटरकनेक्टेड है। एटलीस्ट आपको उस पूरे ज्योग्राफिक रीजन को देखना पड़ेगा। जैसे किसी एलिजेडली कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने ये भी कहा गया, उन्होंने ये भी कहा था कि तिब्बत में तो भी एटलीस्ट कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ उनको वॉइस देने रखने के लिए कुछ उनको मैकेनिज्म्स है, हमको कुछ भी नहीं है। मतलब वॉइसलेस और ये सारे टर्म्स आप कैसे यूज़ कर सकते हो जब आपकी एक हाई लेवल कमेटी वहाँ बनी हुई है, वो कारगिल डेमोक्रेटिक काउंसिल नाम का भी कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाद में आपको पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे मिला हुआ है। तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि हमको बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो तिब्बत में, जो तिब्बत की ये बोल रहे कि वहाँ पे उनको कुछ बोलने को, वहाँ पे कौन से लेवल की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आप वो पूरे हिमालयन रीजन की, एटलीस्ट जो ट्रांस-काराकोरम जो रीजन है, वहाँ पे अगर एक पार्ट में भी डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरे पार्ट को हानि होगा। तो जब ये चाइना ने डेवलपमेंट शुरू की थी तब आपने क्यों गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, या फिर आप इतने वर्ल्ड ओवर इतने आपको अवार्ड्स मिले, आपको इतना रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो आपने तब ये इशू क्यों नहीं उठाया कि चाइना ये क्यों बना रहा है। पर आपने जो अभी ये चीज़ बोली ना कि उनको इतने अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि उनको मैग्सेसे अवार्ड से लेके बहुत सारे अवार्ड जो है मिले हुए हैं, तो एक्चुअली जैसे सभी बोल रहे हैं कि जैसे ध्रुव राठी ने भी बोला कि इतने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, तो उनकी बात में दम है, उनकी बात तो सुननी ही चाहिए, वो बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि इतने अवार्ड्स मिले हुए हैं।
तो ये बात तो सही है ना, इतने अवार्ड्स अगर मिले हुए हैं तो मोदी जी को भी तो मिले, लेकिन जब मोदी जी को अगर और उनको हाईएस्ट लेवल ऑर्डर्स मिले जो गवर्नमेंट के, लेकिन वो वैलिड नहीं है क्योंकि वो तो खरीदे हुए होंगे ना, उनको अवार्ड्स को खरीदा होगा। इवन जो बर्थडे की ट्वीट है वो भी खरीद के लाते हैं मोदी जी। मतलब इतनी अवस्था है हमारी कि एक बर्थडे ट्वीट भी नहीं मिलता, वो भी खरीदना पड़ता है। और खरीदते किससे? डोनाल्ड ट्रम्प से, व्लादिमीर पुतिन से। और इसमें तो सबसे बेस्ट चीज़ हुई थी कि ध्रुव राठी ने बोला था कि मतलब एक ने उस पर कमेंट किया था कि फिर डोनाल्ड ट्रम्प हो गया, ये हो गया, ये जो बड़े बड़े लीडर्स थे, फिर इनसे अगर मोदी को खरीदना पड़ रहा है तो बोलते मैंने सेलिब्रिटी कहा था। मतलब सेलिब्रिटी की डेफिनेशन भी उसको नहीं पता कि सेलिब्रिटी मतलब होता क्या है। भाई जो रिनाउंड हो, जो मतलब उसके हिसाब से मोदी सेलिब्रिटी नहीं है, ट्रम्प भी सेलिब्रिटी नहीं है। वो मतलब वो तो ठीक है, वो छोड़ो। इनफैक्ट ऐसे न्यूज आते थे जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो वन ऑफ द रेयरेस्ट जो सेलिब्रिटी प्रेसिडेंट बने ऐसा आता था। नहीं, और ये कमाल की चीज़ है। और इससे ना ये बहुत एक सही पॉइंट है कि फिर तो उसने सबसे क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो नरेंद्र मोदी है प्राइम मिनिस्टर में, तो सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर फिर उन्होंने इसको घोषित कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। इस हिसाब से उनको अभी भी अनपढ़ बोला जाता है। वो बोलते उनके वही वीडियो में बोला कि पढ़ा लिखा होता तो। अब पढ़ा लिखा लूज मैन टर्म्स ने आप लोगे, पढ़ा लिखा अगर उसको लगे तो लिटरेट। अगर हम लिटरेसी देखेंगे कि यूट्यूब पे या फिर गूगल पे अगर हम कहीं सर्च कर देंगे लिटरेसी होती क्या है, तो इंडिया में 7 साल के ऊपर अगर कोई भी एक लैंग्वेज वो पढ़ लिखता है, समझ सकता है। और उसको और एक्सपेंड किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कि जो है कि मतलब जिसको थोड़ा बहुत मैथ्स आता हो, थोड़ा बहुत रीजनिंग आता हो, तो इतना तो आता ही है प्राइम मिनिस्टर साहब को। अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से एक है कि भाई एक्टिविस्ट है, वो एनवायरनमेंट के बारे में देख रहे हैं, तो इकोलॉजी जो वहाँ पर ख़राब हो रही है, तो इकोलॉजी के ऊपर कैसे हम, क्योंकि वो तो ऐसा बोले जा रहा है ना कि अब अडानी जो है उनको ज़मीन, क्योंकि लैंड जो है, काउंसिल क्यों चाहिए उनको, ऑटोनोमस काउंसिल, लैंड उनके हाथ में आ जाएगी काउंसिल के, तो वहाँ के लद्दाख के लोग डिसाइड करेंगे किसको लैंड देनी है, किसको नहीं देनी है, और किस तरीके की कितनी देनी है। तो इस चीज़ को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमको और इसको थोड़ा सा एक दूसरा डायमेंशन में हमें इसको देखना चाहिए कि 6 शेड्यूल की बात की जा रही है यहाँ पे वैसे के वैसा चिपकाने की। अगर हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, 6 शेड्यूल से ठीक है उनका जो कल्चर वगैरह वो मतलब है वो प्रोटेक्टेड रहा किस हद तक, लेकिन उनके जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी रहे, क्योंकि वो जो उनकी डिवाइड लाइंस थी नॉर्थ ईस्ट में, अभी भी वहाँ पे कुकी और इनके इसमें क्लैशेस चलते रहते हैं। तो एक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हर कोई अपने अपने जो इंटरेस्ट और या फिर अपने अपने जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उसको लेके चल रहा है। एक यूनिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल अभी इसको काफ़ी एक प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर कोई हर एक लेवल का जो मतलब 50 साल पहले डिफरेंट कम्युनिटीज़ को या फिर बिलोंग करते होंगे, अभी अगर आप बाहर से देखोगे तो सब एक ही तरीके के लगते हैं। तो एक यूनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। एक आइडियोलॉजी जो है लोगों की वो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत सेम हो चुकी है। डेवलपमेंट के प्रति लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो सेम हो चुका है। तो अभी आपको हर कोई आप ऊपर के पैराओं से पहचान नहीं सकते कि ये कौन सी चीज़ को बिलोंग करता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे फॉल्ट लाइंस अभी भी है और डेवलपमेंट उतनी हो नहीं सकती, क्योंकि उनको पूछना पड़ता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले। और अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएंगी तो वहाँ के जो बच्चे, जो यूथ है, जो ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में क्लेम किया है कि वहाँ के ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है। आप बताओ, ग्रेजुएट्स को उनके लेवल की जॉब लगेगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट तो लगेगा नहीं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि उसने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन लेवल की और उसको 10th लेवल की जॉब मिले, तो तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ग्रेजुएट लेवल की जॉब देनी है तो मल्टीनेशनल कंपनीज आर इनोवेटेबल और वहाँ पे उस लेवल की टेक्नोलॉजी आनी ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये फॉल्ट लाइंस और ज़्यादा इनग्रेन करने से अच्छा अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब यूनिफिकेशन अलाउ करते हैं, या फिर 6 शेड्यूल को भी वहाँ पे बोला गया है कि हम डिस्कशन करके विद टाइम धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन हम एक स्पेसिफिकली इस रीजन स्पेसिफिक टेलर्ड एक शेड्यूल या फिर ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उस रीजन स्पेसिफिक और देश के लिए भी फ़ायदेमंद हो। जैसे आपने अभी 2-3 बार मेंशन किया कि चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है हमारा। और वहाँ पे जो वांगचुक ने, वहाँ पे मैं जब सरप्राइज हो गया था जब उन्होंने किसी स्टेटमेंट में एलिजिडली ऐसा कहा गया है कि
यहाँ के आर्मी पर्सनल का मोरल डाउन है, क्योंकि पंजाब की यहाँ पे पंजाब रेजिमेंट तैनात है लद्दाख में, और पंजाब के जो सोल्जर्स हैं उनका मोरल डाउन है क्योंकि पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मतलब उन्होंने सीधा सीधा वो सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं अगर हम देखें तो, और सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी अपरेटस के ऊपर कि हमारे सोल्जर्स का मोरल डाउन है। ये कितना बड़ा एक कंक्लूजन उन्होंने निकाल दिया और कितना बड़ा अक्यूजेशन कर दिया कि हमारे सोल्जर्स का मोरल डाउन है। तो बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट कि जो हम रीजन स्पेसिफिक टेलर्ड अपरेटस की जो हम बात कर रहे हैं वो एक सोल्यूशन होगा। दूसरी बात कि क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा ही कर रही है। जब हमने साउथ कोरिया से, जापान से और हांगकांग से, ताइवान से, इन लोग से हमने कांटेक्ट किया कि हमें भी यहाँ पे चिप्स बनानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी और लद्दाख में भी वो मेटल्स दिखे हैं। तो उनसे सबसे पहले यही बात की गई थी कि जो अक्साई चिन में जो ग्लेशियर्स है 250, उन ग्लेशियर से जब वो पानी आएगा, अभी तो नहीं लेकिन जब भी वो मेल्ट होगा और उसका जो क्लीन वाटर आएगा, तो क्या हम वो वाटर यूज़ करके चिप्स बना सकते हैं? इन सारे देशों ने कहा हम बना सकते हैं। उसके बाद में आज कोई भी डेवलपमेंट होती हो, तो कोई भी डेवलपमेंट होती है तो किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी हो, हर एक टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका है कि एनवायरनमेंट में कम इम्पैक्ट डालने वाली टेक्नोलॉजीज अभी आ चुकी है। तो आई डोंट नो साउथ कोरिया, जापान और यहाँ पे क्या ये भी अडानी अंबानी है? इनसे बात हो रही है, अडानी अंबानी से तो बात हुई नहीं, इन लोग से बात हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इनके पास है। बाद में ये लोग आएंगे और इन लोग से पहले ही बात कर चुके हैं कि हमें एनवायरनमेंट फ्रेजाइल है हमारा वहाँ पे, और ये उनको भी पता है कि कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करेगी तो सबसे पहले खुद का इंश्योरेंस भी तो देखेगी कि अगर वो एकदम ही रूथलेसली कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे कोई हज़ार्ड आ जाता है, एनवायरमेंटल हज़ार्ड, कोई फ्लड हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो सबसे पहले नुकसान तो उनका ही होगा। और ऑफसेट करने के भी तरीके हैं कि अगर हम कहीं पे थोड़ा डैमेज कर रहे हैं तो हम ऑफसेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये इंटीग्रेट हो हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से, जैसे वहाँ पे रोड्स बने नहीं तो रोड्स बनाए, और अभी अगर इंटीग्रेट करने के लिए कि हम उनको मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ में कल्चर को प्रिजर्व अवश्य करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें मॉडर्निटी के साथ भी तो चलना चाहिए। पूरी दुनिया जब इनोवेशन कर रही है तो कोई भी समाज सिर्फ ट्रेडिशनल वैल्यूज से प्रगति नहीं हो सकता, इनोवेशन उसमें लगता ही है। तो अगर आप उस समाज को सही में चाहते हो कि वो प्रगति करे, तो आप इनोवेशन को नकार नहीं सकते, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नकार नहीं सकते। आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को टेलर करना है अपने नीड्स के हिसाब से, आप आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने शुरुआत में जब हमारा देश मतलब जब नया नया आज़ाद हुआ था, उस समय पे भी हमने एक्सेसिव प्रोटेक्शंस लगा दिए थे। फिर हमें इनोवेशन कर ही नहीं पाए क्योंकि हमने सिर्फ प्रोटेक्शन ही दे दिया, प्रोटेक्शन। तो जो हमारे इसमें जितनी हमारी पोटेंशियल था, जितना हमारा कैपेबिलिटी थी, उतना हम नहीं ग्रो कर पाए। फिर IMF ने 1993 में जाके उन्होंने बोला कि आपको ना ओपन अप करना पड़ेगा, तब आप कॉम्पिटिटिव होंगे, और हम उसके बाद ही जो भी हमने देश की जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद ही हुई है। और इसमें ना जैसे प्रोजेक्ट्स की भी अगर हम बात करते हैं, जो लद्दाख में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी वाले आ रहे हैं। जैसे कि हमें जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है वो लाया गया है, देन उसके बाद जियो थर्मल प्लांट जो है वो लाया गया है। अब उसमें भी दिक्कत ये हो रही है कि जो प्लांट लाया गया सोलर एनर्जी प्लांट, तो वो जो एरिया है वहाँ पर जो पर्टिकुलर ट्राइब है वो वहाँ पर जो ग्रेजिंग है वो करती है, जिसका लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन ये ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको अगर हम रोकते हैं, क्योंकि ये अगर प्रोजेक्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग हैं उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि ऐसी जो चीज़ें हैं, इसका ठीक है कि यहाँ मत बनाओ, दूसरी जगह बनाओ, तीसरी जगह बनाओ, लेकिन डेवलपमेंट लाओ ही मत। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो आ जाता है, जिससे कि कम्प्लीटली, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है लद्दाख का और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराना, टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म के बारे में बात हो रही थी, टूरिज़्म जो है वो भी अगर आ जाते हैं तो होटल्स आ जाएंगे वहाँ पर। देन उसके बाद अलग अलग हमने देखा है कश्मीर में हम गए हुए हैं किस तरीके की वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टूरिज़्म के बलबूते पर चलती है। मतलब पहलगाम हम जाते हैं तो वहाँ पर पूरे के पूरे लोग जो है उनका पूरा उसी पर चलता है, टूरिज़्म पर चलता है।
हम जब गए थे उसके बाद जब हमें ये अटैक देखने को मिला, उसके बाद जब काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई, सामने निकल कर आई, उसके बाद ये भी वहाँ पर समझ में आ गया लोगों को कि किस तरीके से उनका ही लाइवलीहुड जो है वो इम्पैक्ट होता है। Right. इस चीज़ की वजह से उन लोगों ने खुद बोला है जहाँ पर रहने वाले लोग हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, हमारा लाइवलीहुड जो है वही ख़त्म हो गई है। तो मतलब टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अगर हम डेवलप करते हैं। आज लद्दाख जो है वो काहे के लिए, बस बाइक लेके जाओ और वहाँ पर घूमो, और कई सारे लोग हैं वहाँ से जब लद्दाख से वापस आते हैं उनका यही बोलना होता है क्या देखा, कुछ नहीं, बस धूल मिट्टी थी। तो यही, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, अच्छे तरीके से बनाया जाए, तो वो भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो भी क्रिएट हो सकता है। दैट्स अ गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि वहाँ पे, क्योंकि आज कोई भी टूरिस्ट जाता है तो उसको मॉडर्न एमिनिटीज़ लगती है, क्योंकि हम सबको आदत हो चुकी है मॉडर्न एमिनिटीज़ की। बाइक उठा के कौन जा रहा है? जो एक अच्छे जो फैसिलिटीज़ एंजॉय करता है वही जाता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनका जो है कि वांगचुक जी या फिर जो इन्होंने नेपाल वेपाल का भी उन्होंने उल्लेख किया था, उन्होंने उसको भी किया गया और वीडियो है भी ऐसा, और वो मॉब टॉप है भी नहीं। जो ये ध्रुव राठी ने बोला है कि वो वीडियो मॉब थी, कोट था, और सिर्फ कोट हटाया था, बाकी उतना ही था। मुझे ऐसा लगा कि आगे कुछ और बोला होगा, तो सिर्फ कोट हटाया था कि हाँ ये कॉमेडियन ने कोट किया, बस उतना हटाया था और आखिर में जय हिंद बोल दिया। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर वो सिर्फ यही बात करते, क्योंकि राहुल गांधी तो आए दिन करते रहते, जेनजी की बात करते रहते हैं, इट्स वेरी शेमफुल। आई एम रियली, मतलब मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट फील होता है ना जब मैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ नहीं है देश में, टैक्स के बारे में वगैरह बहुत सारे बिजनेसमैन में बहुत सारे इश्यूज है जो रियल इश्यूज है, रियल इश्यूज है। और मिडिल क्लास इसमें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में जो मिडिल क्लास इंसान फेस करता है, अभी जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको लोन लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, और अगर मार्केट में बेसिकली मार्केट में रेट चल रहा है 9% का, और अगर आपको रेट मिल रहा है 7% का, तो ये जो बीच का 2% है इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये ऐसी भी चीजें हो रही है जो रियल इश्यूज है, रियल इश्यूज पर इससे वोट नहीं मिलेगा ना। इससे वोट मिल सकता है, फंडिंग नहीं मिलेगा, बात ये है। पर इनको जो है एक एंटी नेशनल वाला ये बोला जा रहा है, और जिस वजह से डिटेन किया है उनको, तो डिटेन मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यही है कि भाई उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद ये होता है कि आपको जो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होता है तो उसके लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। इमीडिएटली आपको 12 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुँचाना नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, डिटेन जो किया जा रहा है, तो इसमें एक एंटी नेशनल जो केस है वो भी, मतलब फंडिंग वाला जो केस है, तो ये फंडिंग वगैरह कुछ है क्या ऐसे लिंक? हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले फंडिंग की बात की कि कैसे राहुल गांधी और इनकी फंडिंग की बहुत बार चर्चाएं होती है, रॉकफेलर के साथ में, इनके साथ में लिंक किए गए हैं। तो पर वो 4 लाख वाला ही फंडिंग क्या? 4 लाख जो ध्रुव राठी अपने वीडियो में बोल रहा था 4 लाख आए हैं तो गलती से वो अकाउंट में आ गए, FCRA अकाउंट में। एक्चुअली उसके डाउन प्ले करने की तो आदत है, जो स्टेटमेंट वो थोड़े से हाईलाइट करता है उसके आगे के स्टेटमेंट्स छोड़ देता है, या फिर उसको समझता नहीं, या फिर वो समझाना नहीं चाहता हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बहुत सारे जो ऑफिशियल सोर्सेस है उनके हिसाब से करोर्स में ये अमाउंट जा सकता है। पूरा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अभी आने का है, और पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो कंक्लूजन वो भी जो पब्लिक के सामने आने के। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको अगर बाहर से 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं और आप सिर्फ पेड़ लगाने का काम कर रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे 1 ही लाख रुपए आ रहा है, लेकिन मैं नेपाल की जो प्रोटेस्ट है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंडियन आर्मी के मोरल डाउन करने की बात कर रहा हूँ, मैं चाइना को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वालों को कोट कर रहा हूँ, या फिर मैं लोगों को काइंड ऑफ उकसा रहा हूँ, इंस्टिगेट कर रहा हूँ, सीधा गवर्नमेंट से पंगा ले रहा हूँ, तो मेरे 1 लाख भी क्या देश के लिए खतरा नहीं है? क्योंकि अगर मैं कोई और रास्ते ढूंढ ही लूँगा, अगर मैं देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो गया हूँ एक बार, तो मैं कई और रास्ते ढूंढ लूँगा। तो बेसिकली सिर्फ अमाउंट पे मत जाओ आप, क्योंकि अमाउंट तो ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से ये भी बताया गया कि 6.5 करोड़ जो है उनके अकाउंट में 9 अकाउंट्स हैं, उनमें से 3 तो रजिस्टर्ड ही नहीं है और ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसका जो फंड ट्रांसफ़र कहाँ पे डाइवर्सिफाई किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए फिर होम मिनिस्ट्री ने जो अपनी रिपोर्ट है उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसका नेचर ही समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली जा कहाँ है। तो जैसे अगर हम देखें तो इनकी एक शेसन इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी है, खुद की वांगचुक की, और इसमें 6.5 करोड़ का एलिजिडली फंड ट्रांसफर हुआ है। 1.5 करोड़ विदाउट FCRA रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हुआ है, राइट।
और उसके बाद अगर हम देखें तो पर्सनली इन्होंने खुद रेमिट किया 2021 टू 2024 में 2.3 करोड़ का। ये भी रिपोर्टेडली ऑफिशियल सोर्सेस से आ रहा है। और ये मतलब पब्लिक में अवेलेबल है ये सारी चीज़? या मतलब अगर आप उनके ही कुछ साइट, उनकी जो साइट थी HIL की या फिर सेकमॉल की, तो ये ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है। हालांकि इसका अभी तक उतना कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा ही है कि, और उसके बाद में रूट टू फ्रूट इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाके चेक करोगे तो इनको HIL को फंडिंग करता है रूट टू फ्रूट नाम का एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका काम क्या है, 16 से 24 के लोगों को ट्रेन करना, हाँ ट्रेन करना, राइट। और यूथ ट्रेन मतलब किस तरीके का ट्रेन? वो पटरी पे चलने वाली तो एक्चुअली उनका करना है कि यूथ लीडर्स बनाना है, हमको उनको सेंसिटाइज करना है, एडवोकेसी उनको करनी है। तो एडवोकेसी और सेंसिटाइजेशन, अब इसको तो अब इसका बड़ा वाइड इसमें इसका मीनिंग निकल सकता है, राइट। और यूथ को ये सब लोग, और यहाँ से फंडिंग आ रही है, जो ये रूट टू फ्रूट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये US में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और जो US के हाथ देखे जा सकते हैं वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट्स को टॉपल करने में, है ना। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक डैन चर्च, इनका एक ऑपरेशन न्यू होप था, इनकी ही साइट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से, और इनके साइट के हिसाब से डैन चर्च एड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन न्यू होप को फंडिंग किया था। ऑपरेशन न्यू होप इन्होंने इनिशिएट किया था, सोनम वांगचुक ने। अब ये कहा जाएगा रॉकफेलर, जॉर्ज सोरोस, डैन चर्च एड उनका, ये चर्च एड समझ सकते हो आप, चर्च से रिलेटेड है, इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो फंड कर रहा है इनके इसको। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में भी झांक के देखते हैं, जो 2000s में कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा था वहाँ पे तमिलनाडु में, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किए गए। बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी आइडिया बता देता हूँ होता क्या है। ना चाइना चाहता है, ना US चाहता, कोई भी दुनिया की जो बड़ी पावर है, ये कोई नहीं चाहता कि इंडिया, एक पहले ही 2 लोग पावर शेयर कर रहे हैं कम से कम, एटलीस्ट अभी, जैसे चाइना और US का चलते रहता है। तो और वो तीसरा, ना चाइना चाहता है ना US चाहता है कि इंडिया भी उनके कंधे से कंधा मिला के या फिर उनके आगे जाए। और ये हम में पोटेंशियल था, उनको पहले से पता था। तो जो अब नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था वहाँ पे मेधा पाटकर जी का, और उनको भी बड़ी हीरो की उपाधि दी गई थी कि नर्मदा बचा रही है, हालांकि सिर्फ प्रोटेस्ट ही किया था ना। और सदगुरु यहाँ पे पेड़ प्लांट कर रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है। अगर आप प्रोटेस्ट, फेक गुरु है, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ही आप एनवायरमेंटलिस्ट हो। मतलब अगर आप सही में एनवायरमेंटलिस्ट हो तो आप प्रोटेस्ट के आगे बढ़ो ना, आप कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आओ, आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आओ कि जिससे आपको फंडिंग भी है। जैसे तमिलनाडु में एक फार्मर है, उन्होंने 10 एकड़ में फॉरेस्ट लगाए, फॉरेस्ट लगाने के बाद में उसमें फ्रूट्स वगैरह लगाए, और वहाँ पे अभी लोग, वो एक नेचर टूरिज्म स्पॉट अभी बन चुका है, तो वहाँ पे लोग पैसे देके रहने आते। अब वो एक्सपांड हो रहा है, 100 एकड़ का उन्होंने बना लिया है। तो उन्होंने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, और उनका कोई नाम भी नहीं जानता, मेरे को खुद को उनका नाम नहीं पता। मैं बस जब वहाँ गया था घूमने तब मुझे दिखा कि हाँ ऐसा एक ये फार्मर ने किया हुआ है। तो ऐसे ये होते जो आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम ही नहीं होता, क्योंकि इनके पास ये रूट टू फ्रूट और ये डैन चर्च नाम, रॉकफेलर, यहाँ से फंडिंग नहीं आती ना, और इनको ये देश के खिलाफ जाते भी नहीं है। ये सोचते कि देश मेरा है, मैं ही कुछ करूँगा ना, मैं क्यों गवर्नमेंट के पीछे, मैं भी तो खुद आज़ाद हूँ, मुझे भी तो अधिकार है। उन्होंने खुद के अधिकार का यूज़ किया, और अभी फंडिंग मांगने भी नहीं जा रहे लोग, उनको टिकट ला के दे रहे। कुछ लोग खुद आके आप अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत सारे लोग फंडिंग उनको ला के दे रहे। वहाँ पे उन्होंने गायों को भी पाला है, तो जो स्पिरिचुअल एंगल से देखते तो वो भी और उनको पैसे दे के जाते। तो वहाँ पे बड़े बड़े पेस्चर्स वहाँ पे हो गए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है कि इनकी फंडिंग हो रही है, वो एक बड़ी बात है। और यूटिलाइजेशन स्ट्रेट वे वो देश के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आप मतलब हमारी आवाज़ दबा रहे हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब आपको खुद को एक हाई लेवल डायलॉग कमिटी आपको दी गई तो आप कैसे बोल सकते हैं आवाज़ दबाई है। और अभी मैंने कल न्यूज़ देखी थी कि जब तक सोनम वांगचुक को रिलीज़ नहीं करते तब तक वो डायलॉग नहीं करेंगे। उनके तरफ से जो डायलॉग करने हाई लेवल जो ग्रुप था वो डायलॉग नहीं करेगा। मतलब आवाज़ कहाँ दबाई थी भाई, तुम तो बात कर रहे थे साइड बाय साइड। तो ये बात बहुत बड़ी कि आप साइड से, मतलब बैक चैनल से आपकी बात चल रही है, फिर भी आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो क्या ये सस्पिशियस नहीं है?
सस्पिशियस है या नहीं बताओ आप, कि जब आपकी एक टीम, आपका एक आर्म वहाँ से बात कर रहा है और दूसरा आर्म बात नहीं कर रहा, और जो इन्होंने जो भी वहाँ पे इनको लैंड दिया गया था, वो लैंड का जो पैसा ट्रांसफ़र करने को कहा था, इनको पहले ही बोला था कि आपको 2 साल के अंदर इसमें डेवलपमेंट कर दिए, तब गवर्नमेंट ने प्राइम लोकेशन की जगह इनको दी थी। सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वहाँ के जो गांव के लोग थे उन्होंने एनओसी लिख के दिया था कि हाँ ये लो, हमें कोई प्रॉब्लम है, बस आप ऐसा ऐसा डेवलप कर दो, लेकिन उन्होंने अभी तक के डेवलपमेंट नहीं किया। तो अभी जो लोगों ने उनको जो लैंड दिया तो वो लोग बोल रहे कि हम ये रिवोक कर दो ये लैंड। तो कोइंसिडेंटली इनके प्रोटेस्ट होने के कुछ दिन पहले ही वो रियोकेशन की बात बहुत जोर पकड़ी थी और रियोकेशन की बात चल भी रही थी। जो लैंड इनको मिला हुआ है, जो इनके यूनिवर्सिटी लाइक ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ है, वो लैंड रियोकेशन की बात चल रही थी। और उसके बाद ही फिर प्रोटेस्ट जो है इंटेंसिफाई हो रहा है। जो बताया जा रहा है कि हंगर स्ट्राइक हुई और फिर उसके बाद में 2 लोगों को एडमिट करना, वो ट्रिगर पॉइंट बनाया बताया जा रहा है। तो ट्रिगर पॉइंट इस एंगल से भी देखना चाहिए, क्यों रियोकेशन के बाद ही आपने इसको इंटेंसिफाई किया। 5 साल से तो आप शांति से चल रहे थे। और अगर गवर्नमेंट, ये लोग जो गार्डियन जैसे न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि लॉन्ग टर्म से प्रोटेस्ट चल रही थी और अभी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया प्रोटेस्ट से, तो ये खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं लोग। मतलब लॉन्ग टर्म चल रही है, मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कुछ किया नहीं, उनको प्रोटेस्ट करने दिया, उसको कुछ उन्होंने बोला नहीं। और बात प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास में इतने डायलॉग चैनल्स दे रखे हैं तो आपको प्रोटेस्ट क्यों करना है? और अगर आप सही में इतने इनोवेटिव हो तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करो ना, क्योंकि आप चाहते हो लद्दाख के लोगों को जॉब मिले, तो प्राइवेट सेक्टर के आने से ही क्वालिटी जॉब्स मिलेंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी जॉब्स। नहीं तो दुकान पे काम करना है, छोटी सी किराना दुकान लगा दी, वहाँ पे काम करना, वो तो कोई जॉब हुई नहीं। ग्रेजुएट वाला आदमी, उसके लिए ग्रेजुएट तो होता नहीं है कि मैं किसी किराना दुकान में कोई किराने की पुड़िया बांधूँ, वो तो होता नहीं है। या फिर कंस्ट्रक्शन में कोई बिल्डिंग, वहाँ पर मैं कुछ ईंटें पत्थर उठाऊँ, उसके लिए भी काम नहीं होता है। तो अगर आपको सही में करना है तो आपको एक इनोवेटिव अप्रोच लाना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेके नहीं चल सकते कि हाँ ये लद्दाख ऐसे ही रहेगा और साथ में जॉब्स भी रहेगी। तो मतलब कितना फिजिकल डेफिसिट कब तक सस्टेन करोगे आप? फिजिकल डेफिसिट लेके कहाँ जाओगे? इवेंचुअली कोलैप्स हो जाएगा। और जो आज आपको एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके भी दी, 10 साल बाद आप क्या दोगे उनको? क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती, जो भी समाज होता है वो डेवलप होते रहता है। हमारी नीड्स जो है, रोस्टो ने जो इकोनॉमिक रोस्टो, उन्होंने बोला था कि सोशल ओवरहेड कैपिटल की जो थ्योरी दी थी, उन्होंने उसमें भी बोला था कि जो टेक ऑफ स्टेज पे जो इकोनॉमी होती है, उनको आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि इसकी नीड्स आगे बढ़ने वाली है। तो वो नीड्स तभी बढ़ेगी जब आप उनको मार्केट के साथ में, ग्लोबल वैल्यूज़ के साथ में जब आप उनको जोड़ते हो, उसको आइसोलेटेड रख के आप उसकी जो एस्पायरेशंस है, ग्रोइंग एस्पायरेशंस, एक तरफ आप जेनजी बोलते हो, एक तरफ आप उनके जो ट्राइबल वैल्यूज है उनको सिक्योर करने की बात करते हो। तो आपको कुछ ऐसा इनोवेटिव, क्योंकि आप वहाँ से हो, सोनम वांगचुक वहाँ से हैं, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है, मेरा ये अपना मानना है कि इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलके इन्होंने कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए कि हाँ हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ लाएं, लेकिन साथ ही में जो इकोलॉजी है वो भी ठीक रहे, हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो भी एड्रेस हो जाए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स था कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। 1962 वॉर में अगर हम कहीं ना कहीं पीछे छूटे थे तो हमारे पास में रोड्स ही नहीं थे, हमारे एम्यूनेशंस वगैरह पहुँच नहीं रहे थे सही टाइम पे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। उसके बाद में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि जो चिप्स के लिए लोग बोलते कि चाइना से डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जल्दी क्यों चाइना को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसके पास चिप्स थे। तो क्या हम नहीं चाहते हमारे देश के पास भी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो? क्या हम नहीं चाहते कि लद्दाख के लोग, जो युवा है वहाँ के, जो ग्रेजुएट्स है, वो चिप्स बनाए, ये सारे ये खुद चिप्स बनाए, उनका खुद उन लोगों का वो टेक्नोलॉजी जो है वो उस लेवल पे जाए। कहा जाता है कि तिब्बत में और लद्दाख में मेडिटेशन की सबसे डीपेस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बनी थी, क्योंकि उन लोगों ने जितना ज़्यादा मेडिटेट किया है ना, उतना और किसी लोगों ने नहीं किया है। तो इन लोगों में वो कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी नेचुरली पाई जाती है। तो उस कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी को अगर हम, जो इनर टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने काम किया है, उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया मेडिटेशन का जो साइंस है उसको, तो इसी टेक्नोलॉजी, इसी कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम ऐसे मॉडर्न चिप्स बनाने में अगर उपयोग करते हैं तो इंटेलेक्चुअल ओवरऑल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल सब डेवलपमेंट उन यूथ का होगा, उनकी जो नॉलेज है उसका सही में सम्मान वहाँ पे होगा।
तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपने एक इनोवेटिव तीसरा रास्ता निकलना चाहिए। आप वो पुराने लेके नहीं बैठ सकते कि हाँ यहाँ पे कुछ करो ही मत, डेवलपमेंट करो मत करो और फिर भी जॉब दो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मत लाओ फिर भी जॉब दो। मतलब जहाँ पे IMF ने हमको जब बोला था कि आप प्राइवेटाइज हो जाओ, ग्लोबलाइज हो जाओ, लिबरलाइज हो जाओ, और दुनिया भर में वो चल रहा है, वहाँ पे हम उल्टी दिशा में तो नहीं ले जा सकते, चाहे वो छोटा सा रीज़न क्यों ना हो। तो ये और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक जो भरोसा है वो इस तरीके का भी रहना चाहिए, क्योंकि 370 हटाना, ये जैसा बोला जा रहा था कि किसी भी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, कोई भी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद जो लद्दाख है उनके द्वारा जो यूनियन टेरिटरी की मांग इतने सालों से की जा रही थी, 370 हटाकर उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये अगर किसी सरकार ने किया है तो उनकी मंशा जो है वो पता चलती है कि हाँ उनके लिए वो काम करने के लिए तैयार है। अब इसमें जो ये लोग हैं जो मोदी को डिक्टेटर बोलते हैं कि ये अडानी अंबानी जो है इनको ज़मीन देने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए फिर आप अगर अंबानी अडानी की बात कर रहे हो तो अडानी फिर तमिलनाडु में भी जा रहा है, अडानी फिर हर जगह जा रहा है जहाँ पे कांग्रेस की स्टेट है, फिर वहाँ रोक के दिखाओ ना पहले। अगर आपको बुरा लगता है तो पहले वहाँ रोक के दिखाओ, उसके बाद फिर बात करो कि दूसरे स्टेट में वो नहीं जाना चाहिए। ये जो एक एंटी रिच माइंडसेट जो डेवलप किया जा रहा है इंडियंस का, कि अगर कोई अमीर है तो वो बुरा ही इंसान है, उसको वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अगर ऐसा किया जाए फिर बाद में ये मत बोलो कि हमारे देश में क्यों एलॉन मस्क नहीं निकलते हैं, हमारे देश से क्यों गूगल जो है वो नहीं निकलता है, हमारे देश में चैट जीपीटी क्यों नहीं निकलता है। ये फिर किसी ने बोलने का अधिकार नहीं है अगर ऐसे इस तरीके से जो कुछ काम कर रहा है उसको दबाया जा रहा है तो। और ये तहसीन पूनावाला जो है उनके वो मतलब बहुत ही रैशनल इंसान है, मतलब उनके द्वारा ये बोला गया कि इस तरीके से जो दबाई जाती है, भले ही वो कांग्रेस के तरफ से बोलते हैं, उनके वो साइड में है, लेकिन रैशनल दिमाग से किस तरीके से सोचा जाए ये उन लोगों ने ही समझना चाहिए। कि उन्होंने बोला है कि भाई ये जो माइंडसेट है, मतलब हमारे देश में एक अडानी से काम नहीं चलने वाला, बोले हमको बहुत सारे अडानी चाहिए ताकि हमारा देश जो है वो डेवलप हो सके। तो ये जो है कैपिटलिज्म के खिलाफ जो एक हमारी माइंडसेट डेवलप की जा रही है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये एक जो चीज़ होती है इसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ये सब जो इतना बड़ा स्टैम्पेड तमिलनाडु में हुआ, तो विजय जो बाहर घूम रहा है वो एक्टर, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए, ये चिलगुज़े, ये डिक्टेटर जो है सीधा बोलने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे डिक्टेटर की तो लालत है फिर, अगर ऐसा कोई डिक्टेटर है जो केजरीवाल बाहर घूम ही रहे हैं ना अभी, उनको अगर जेल में नहीं डाल पा रहे हैं तो ऐसा डिक्टेटर पे लालत है। अगर वो इतने सालों से 2020 से प्रोटेस्ट चल रही है और अब तक अगर डिटेन ना किया जाए, अभी डिटेन करने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे डिक्टेटर पर लालत है। और अगर ये सब अरेस्ट करने के बाद भी बात बाहर तक जा रही है, बात बाहर तक निकल रही है, क्रिटिसिज्म हर जगह से हो रहा है, वो दबा नहीं पा रहा है, तो ये डिक्टेटर पे लालत है। फिर वोट चोरी करना पड़ रहा है, यूएम हैक करना पड़ रहा है, तो डिक्टेटर का है, तो फिर डिक्टेटर का है। और वो भी अगर इंफॉर्मेशन बाहर निकल रही हो तो फिर वेबसाइट पे अगर राहुल गांधी देख पा रहे हैं तो फिर तो ऐसे डिक्टेटर मतलब क्या ही कहना। फिर ऐसे डिक्टेटर तो मतलब होना ही नहीं चाहिए। डिक्टेटर होता है वो कि अरे तूने ये चल मेरे पास पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गया। ये जो चीज़ होती है। तो और जहाँ तक बात है लद्दाख की, तो जैसा आपने विश्लेषण किया उसका बहुत सटीक तरीके से, कि वहाँ पर सबसे मेन पर्सपेक्टिव जो है लद्दाख को देखा जाना चाहिए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में लेकर। क्योंकि हमारी छोटी सी गलती जिस तरीके से वहाँ पर की गई थी नेहरू जी के द्वारा, कि अब फिर से वो आ जाएगा नेहरू जी को, अरे भाई जब हम कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो सदियों से चलती आ रही है, तो हमें सोर्स के थ्रू ही बात करनी पड़ेगी। पॉलिसी उनकी है ना। हाँ। तो वहाँ पर जो हुआ था कि नहीं हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं, जब चाइना करना शुरू कर चुका था और उसको जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला, तो वो हमें अभी डिसएडवांटेज अगर मिल गया तो फिर बहुत बुरी अवस्था हो जाएगी। क्योंकि जो नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे थे, वो अभी चिदम्बरम जी का आया ना एक, जो उन्होंने बोला कि भाई मैं वहाँ जब 26/11 हुआ था उस समय पे मैं चाह रहा था कि हम एस्केलेट करें, हम वहाँ पर उनको मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन यूएसए से लोग आए, उन्होंने बोला कि ऐसा मत करो, फिर हमारी इसमें ऐसा किया कि नहीं हम कोई इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो नहीं देंगे। तो ये क्या होता है फिर, ये सरेंडर नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, वो कुछ भी कर
कर सकते। तो ये जो चीज़ें होती है ये, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, जेनजी बोल के, ये जेनजी ये है ही नहीं यार, नॉर्मल। ये ऐसी एक जनरेशन जो है वो बदला है। जेनजी मतलब ऐसे कर दिया एकदम कि अरे बाप रे क्या मतलब ये सब हो रहा है। तो लेकिन ये जो नेपाल से नहीं, एकदम दूसरे प्लेनेट से आ गया। हाँ, दूसरे प्लेनेट से इस तरीके से हो रहा है। और जिस तरीके से उनको सिर्फ 2014 के बाद की बातें बताई जा रही है, तो जब वो 2014 के पहले की बातें पढ़ेंगे तो वो खुद बोलेंगे भाई मिलेनियल। और ये लोग कंपैरिजंस ड्रॉ करते हैं अरब स्प्रिंग के साथ में, ये नेपाल के साथ में। मतलब और आप सोचे कि हमारे जो देश में है, हमारे देश में अभी वो लेवल का रेजेंटमेंट है ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स वॉब्स का कुछ नहीं था। एग्जैक्टली और मेरे को इस चीज़ पे सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनकी बात जो है वो याद आती है, जब उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पाकिस्तान है वो रिलीजियस ग्राउंड पर अलग हुआ और उसने एक इस्लामिक कंट्री बना दी। अब भारत में जो अलग अलग हो रहा है अभी, राष्ट्रवाद या फिर हिंदुइज़्म जो है, सनातन जो है, ये निकल कर आ रहा है, तो क्या हिंदू राष्ट्र तो सेक्युलर रहेगा क्या? भारत जैसे पाकिस्तान नहीं है तो क्या भारत सेक्युलर रहेगा, हिंदू राष्ट्र? तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि हिंदू राष्ट्र ये हिंदू के सोचने का तरीका है, सेक्युलरिज्म। तो भारत जब तक हिंदू राष्ट्र है तब तक सेक्युलर रहेगा। तो इसके लिए इनको ये जो सेक्युलर बन के, स्यूडो सेक्युलर बन के घूम रहे हैं, इनको यहाँ पर इसकी पैरवी करने की जरूरत नहीं है कि हम सेक्युलरिज्म जा रहा है, सेक्युलरिज्म जा रहा है। हिंदू जब तक है तब तक सेक्युलर भारत रहेगा। राइट।